नमस्कार, रामावत मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने संख्याओं के प्रकार के बारे में चर्चा की थी। साथ ही हमने करोड़ तक की जो संख्या है उनका स्थानीय मान और उनको लिखने और पढ़ने का तरीका सीखा था। जो साथी अभी इस चैनल पर भी नए जुड़े हैं और उन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि भविष्य में भी जो भी वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन उनको मिल जाएगा। तो हमने चर्चा की थी उसमें कि हमने क्या किया था कि जो सबसे पहले हम बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको हम क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने सारे बेसिक एक बार देख लिए थे। आज का जो वीडियो है उस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कक्षा 6, 7 और 8 के अंतर्गत जो पूर्ण वर्ग संख्या जो आपका टॉपिक दिया हुआ है उस टॉपिक के अंतर्गत इसमें कौन कौन से जो अध्याय है वो इसमें दिए हुए हैं। मैंने कक्षा 6, 7 और 8 तीनों के अध्याय देखे मैंने, तो उसमें आपका पूर्ण वर्ग संख्या जो है वो केवल कक्षा 6 का जो तीसरा जो अध्याय है उसमें ही दिया हुआ है। कक्षा 7 और 8 में इसके बारे में कोई विशेष नहीं दिया हुआ है। तो हम जो है आज का जो वीडियो है उस वीडियो में हम पूर्ण संख्याओं के बारे में जो चैप्टर है उसके हम प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2, शायद 2 प्रश्नावली इसमें दी हुई है, उसके सारे प्रश्नों पर अपन एक बार चर्चा करेंगे और रेट के लायक जो प्रश्न है उन प्रश्नों को अपन अच्छी तरह से हल करेंगे। तो एक बार फिर अपन वही जो पिछले वीडियो में मैंने भी आपको सजेस्ट किया था कि आप कॉपी और पेन ले लें हाथ में और जो चीज़ आपको अच्छी लगे उसे आप कृपया नोट करते जाएं। ठीक है, तो बिना हम समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो प्रश्नावली सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.1। उस प्रश्नावली में बिल्कुल छोटा सा जो अध्याय दिया हुआ है उसमें केवल 2 ही चीज़ पूछी है। एक तो पूछी है हमें पूर्ववर्ती संख्या और एक पूछी है परवर्ती संख्या, जिसका दूसरा नाम है उत्तरवर्ती संख्या। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, तो आपको हमें इसमें केवल 2 ही चीज़ ध्यान रखनी है। एक तो पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होती है और एक परवर्ती संख्या कौन सी होती है। यानी कोई भी जो संख्या है, जैसे एक संख्या कोई दी हुई है, अपन बहुत छोटा सा उदाहरण लें, जैसे दी हुई है 35। ठीक है, तो 35 से जो इससे जो पहले जो संख्या है, पूर्व नाम से स्पष्ट है कि इससे पहले की संख्या यानी 34, यानी इससे पूर्व की जो संख्या है वो कहलाएगी पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है, और इसके बाद की जो संख्या आएगी उसके अगली वाली संख्या कौन सी होगी, 36, तो वो कहलाएगी परवर्ती संख्या, या इसका दूसरा नाम है उत्तरवर्ती संख्या। ठीक है, तो प्रश्नावली 3.1 जो है उसके सारे प्रश्न इसी पे निर्भर हैं। तो हम एक बार नजर घुमा लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं और इसको कैसे हमें करना है। तो पहला जो प्रश्न जिसमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, छोटे बच्चों के लिए है, तो हम कर सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न इसमें दिया 55 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए, तो पूर्ववर्ती कौन सी होगी, इससे पहले की, यानी 55 से पहले की कौन सी होगी, 54। दूसरा प्रश्न दिया है 100 की परवर्ती संख्या बताइए। परवर्ती का मतलब मैंने अभी बताया, पूर्ववर्ती का मतलब पहले और परवर्ती का मतलब बाद में, इसमें +1 करने से अगली संख्या आएगी। कौन सी संख्या आएगी, 101। यानी हमें बहुत ही आसानी के साथ हम प्रश्न कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है 305 की पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती दोनों बताइए, तो बहुत ही आसान है। 305 से 1 कम कर दीजिए, कौन सी होगी, 304, ये तो हो जाएगी पूर्ववर्ती, और एक बढ़ा दीजिए वो हो जाएगी परवर्ती, कौन सी होगी, 306। चलिए अगला जो रिक्त स्थान दिया हुआ वो दिया हुआ है कि प्राकृत संख्याओं में को जोड़ने से पूर्ण संख्या बन जाती है। तो कौन सी संख्या बनेगी, यानी हमने कल जो पिछला जो वीडियो था उस वीडियो में हमने ये चर्चा की थी कि प्राकृत संख्या है उसमें हम क्या जोड़ेंगे, 0। अगर हम 0 को उसमें ऐड कर दें तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो क्या लिखेंगे यहाँ, 0। और अंतिम जो रिक्त स्थान दिया वो दिया हुआ है कि 1 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए, तो 1 से पहले कौन सी संख्या आएगी, 0। तो ये तो एक सामान्य सा प्रश्न है। इसी तरह से इसके दूसरे और जो तीसरा जो प्रश्न दिया हुआ है इस प्रश्नावली का, उस पर भी अपन देख लेते हैं। तो दूसरा जो प्रश्न उसमें दी हुई है पूर्ववर्ती संख्या लिखिए, और तीसरा जो दिया उसमें क्या लिखना है, हमें उत्तरवर्ती संख्या लिखना है। तो ये शायद मुझे नहीं लगता कि हमें शायद इस बोर्ड पे करने की जरूरत पड़ेगी। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए और अगर आप चाहें तो इसको हल भी कर सकते हैं। जैसे पहले दिया हुआ 1203 इसकी पूर्ववर्ती लिखनी है, 2406 इसकी लिखनी है, 3555 और 4444, तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या लिखनी है, यानी हमें इसमें से एक संख्या कम करनी है, तो आप आसानी से कर सकते हो। इसी तरह से तीसरा जो प्रश्न दिया हुआ है उत्तरवर्ती संख्या, उसमें क्या करेंगे, वही जो हमने रिक्त स्थान में किया था, क्या करना है, हमें एक संख्या सब में बढ़ा के लिखनी है। ठीक है, इसी तरह से चौथा जो प्रश्न दिया हुआ है इस प्रश्नावली का, उसमें दिया हुआ है कि इसमें पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती दोनों संख्या लिखनी है। तो ये भी वही अभ्यास है, कोई नया नहीं है। जो भी संख्या दी हुई, जैसे 189 है तो उसकी एक पूर्ववर्ती संख्या लिखनी है, तो कौन सी हो जाएगी, 188, और इसकी अगली संख्या कौन सी हो जाएगी, 190। तो बहुत ही आसान है। और अंतिम जो प्रश्न इसका दिया हुआ है 5वां,
कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो पूर्ण वर्ग नहीं पूछा इसने, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, 0। इस प्रश्नावली में हमने केवल 2 ही चीज सीखी है, एक तो पूर्ववर्ती संख्या और एक परवर्ती, या दूसरा उसका नाम है उत्तरवर्ती संख्या। अब इससे आगे बढ़ के हम प्रश्नावली 3.2 को भी चर्चा करेंगे। तो उसमें जो है, उसमें हमें क्या करना है, जो कुछ गुणधर्म है उनके बारे में हमें थोड़ा सा पहले एक बार नज़र घुमा देते हैं। हम उसको एक बार बेसिक उसका देख लेते हैं कि ये गुणधर्म है क्या मैथ्स में। उसके बाद में हम उन प्रश्नों को हल करेंगे। तो संक्रिया जो है गणित में, जो संक्रिया है, कितनी संक्रिया है, 4। कौन कौन सी, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। ये जो 4 मूलभूत जो संक्रिया है, उन संक्रियाओं का हमें ये देखना है कि उसमें कौन कौन से ऐसे गुणधर्म हैं जो उन पे लागू होते हैं। पहला जो गुणधर्म है वो है क्रम विनिमय गुणधर्म। क्रम विनिमय का गुणधर्म क्या कहता है, यानी हम किसी भी संख्या को, सबसे पहले हम जोड़ने के लिए देखें, अगर हमारे पास कोई भी 2 संख्या है, कितनी संख्या है, 2, तो क्रम विनिमय का मतलब होता है अगर हम इनका क्रम बदल दें, यानी जैसे ये संख्या पहले लिखी हुई है और ये संख्या बाद में लिखी हुई है, इसकी जगह हम इसका अगर क्रम बदल दें, क्या कर दें, b + a, तो क्या इसके आंसर में कोई अंतर आता है या नहीं आता है, वह इसका गुणधर्म है। तो एक बार हम उदाहरण लेके देखते हैं। जैसे मैं इसके लिए 3 + 4 को अगर मैं जोड़ूं, क्या आंसर आएगा, 7। चलिए अब क्या कहता है, हम क्रम विनिमय, हम इसका क्रम बदल देते हैं। 4 को हम आगे लिख देते हैं पहले, और 4 में हम 3 जोड़ते हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा इससे, इसका भी आंसर कितना आएगा, 7। यानी गुणधर्म में अपन सबसे पहले जो देख रहे हैं जोड़ने में, तो जोड़ने में क्रम विनिमय का गुणधर्म लागू होता है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम दूसरा जो है घटाने में देखें, इन्हीं संख्याओं को शायद अपन देखें पहले, 7 में से अगर मैं 5 घटाऊं, क्या होगा, 2। और इसी का उल्टा, अगर मैं 5 में से 7 घटाऊं, क्या इसके भी आंसर 2 आएंगे, क्या नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ ऋणात्मक संख्या अधिक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, -2। तो जोड़ने में तो ये लागू होगा, लेकिन घटाने में क्रम विनिमय जो नियम है, जो गुणधर्म है, वो लागू नहीं होता है। इसी तरह तीसरा गुणा के रूप में अपन देखें, जैसे मैंने यहाँ लिखा है 5 × 4, कितने होंगे, 5 का 4 से गुणा कर दिया, 20, और इसी का क्रम बदल दे तो 4 × 5, तो कितना होगा, तो भी 20। यानी गुणा में भी क्रम विनिमय गुणधर्म लागू होता है। यानी हम वहाँ पर संख्या को अगर आपस में बदल दें तो वहाँ पर हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। चौथी जो संक्रिया है कौन सी, भाग की। जैसे हम भाग दे 8 में अगर 4 का भाग दे, कितनी मार जाएगा, 2 बार। और इसी का क्रम अगर बदल दें, 4 में हम अगर 8 का भाग दें तो इसका आंसर कितना होगा, देखिए इधर ये 4 और ये इसमें 8 का भाग दिया, 4 × 4, 4 दूनी 8, कितने आ जाएंगे, 1/2। तो दोनों आंसर सेम नहीं आता। यानी भाग में जो है वो क्रम विनिमय का गुणधर्म लागू नहीं होता है। यानी हमने जो देखा यहाँ पर कि जोड़ने में और गुणा में तो क्रम विनिमय का गुणधर्म लागू होता है, और घटाने में और भाग में ये नियम लागू नहीं होता है। ठीक है। दूसरा जो गुणधर्म है, एक जो दिया हुआ है आपकी पुस्तक में, वह है सहचारिता का नियम। ठीक है। सहचारिता का मतलब ये है कि साथ में लेना। जैसे 3 संख्या है, जो अभी तो अपन 2 संख्या की बात की, जैसे यहाँ पर मेरे पास, चलिए अपन पहले गुणधर्म को मैं एक बार लिख देता हूँ। जैसे 3 संख्या है, a + b + c। ठीक है। अब ये जो सहचारिता का मतलब है साथ में लेकर हम पहले करें। यानी अगर मैं चाहूँ, मेरा दिमाग ये कहता है कि नहीं, मैं पहले a + b इनको पहले जोड़ूंगा और उसके बाद में मैं इसमें c जोड़ूँ, तो क्या होगा। और दूसरा तरीका, नहीं, ए को मैं बाद में जोड़ूंगा, पहले मैं बी और सी की जोड़ करूंगा, तो क्या इन दोनों में अंतर आ सकता है क्या आंसर में, ये हमें चेक करना है। चलिए एक एग्जांपल लेके अपन चेक करते हैं कि ये अगर बराबर आ जाएगा तो अपन देख लेंगे कि भाई जोड़ में ये गुणधर्म लागू होता है, और बराबर अगर नहीं आएगा तो अपन लिखेंगे ये नहीं होता है। चलिए एक एग्जाम्पल से अपन देखते हैं इसको। जैसे मैंने लिखा 3 + 4 + 5,
3 संख्या लिखे। अब पहला जो मेरा ये विचार चल रहा है, मैं 3 और 4 पहली जो संख्या है इनको अगर जोड़ूं तो क्या होगा, कितना होंगे, 3 और 4 कितना हो रहे, 7, और फिर साथ में हमने 5 जोड़ दिए, कितने आ गए, 12। ठीक है, अब अपन इसी का क्रम क्या करते हैं, सहचारिता का नियम लागू करते हैं, और मैं चाहता हूं कि पहले इनको जोड़ा जाए। तो क्या होगा, ये 3 और 4 और 5 कितने हो गए, 9। तो कितने हो गए, 9 और 3 12। यानी क्रम विनिमय का जो नियम जो जिस तरह से जोड़ में लगता है, ऐसा का ऐसा सहचारिता का भी नियम जो है वो जोड़ में तो लागू हो रहा है। ये हमने चेक किया कि जोड़ में ये नियम लागू हो रहा है। ठीक है, अब यही चीज अपन घटाने पे अगर इसको चेक करने की कोशिश करें, क्या उसमें ये लागू हो सकता है क्या, तो घटाने के लिए हम देखते हैं, जैसे 7 -5 -2, जैसे ये। ठीक है, और इधर है 5 -7 -5 -2, सेम टू सेम में कोई चेंज नहीं। चलिए, अब इसमें क्या करते हैं, पहले तो इसको घटाते हैं, उसके बाद में हम ये, तो 7 में से 5 गए, कितने बचे, 2 -2, कितना आया, 0। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इस तरफ इनको ऐसे देखिए। अब क्या होगा, ये तो है 7 -5 में से 2 गए, कितने बचे, 3, 7 में से 3 गए, कितने बचे, 4। क्या यहाँ पर आपको दिख रहा है दोनों आंसर समान नहीं है, बिल्कुल। तो वो जो हमने क्रम विनिमय में देखा वो का वो यहाँ पर भी लागू होता है कि घटाने में भी सहचारिता का गुणधर्म लागू नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर अगर इसको घटाएंगे तो अलग आंसर आएगा, और इनको अगर पहले घटाएंगे तो आंसर अलग आएगा। चलिए, ये चीज अब हम गुणा में भी चेक करते हैं, क्या ये गुणा में लागू हो सकता है क्या। तो गुणा में हम, जैसे हमने लिखा 4 × 2 × 5। ठीक है, अब मैं पहला जो है सहचारिता हम ये करते हैं कि हम 4 और 2 का गुणा करते हैं, उसके बाद में 5 का गुणा करेंगे। तो 4 और 2 का गुणा क्या, कितने हुए, 4 दूनी 8, और ये हो गए 5, 8 पंजे कितने हो गए, 40। ओके, चलिए अब दूसरा काम वही, क्या करें हम, 4 का गुणा हम बाद में करेंगे, पहले हम किसका करते हैं, 2 और 5 का। तो क्या हो जाएगा, ये 4 और ये हो गए 5 दूनी 10, कितने हो गए, 40। बिल्कुल समान है। तो सहचारिता का जो नियम है वो गुणा की संक्रिया पर लागू हो सकता है। ठीक है, यानी उसमें हम अगर इसका क्रम बदल भी दें तो भी चलेगा, और अगर हम सहचारिता का जो साथ में अगर लेके करें तो भी गुणा की प्रक्रिया पे कोई असर नहीं होता है। चलिए, अब जो लास्ट जो संक्रिया है भाग, उसको हम देखते हैं ऐसा कैसा। जैसे हमने देखा 14 भाग 14 की जगह थोड़ा सिंपल ले लेते हैं, 12 भाग 6 भाग 3। ठीक है, या चलिए 2 ही ले लेते हैं ताकि बट्टा में नहीं आएंगे। अब पहला जो सहचारिता क्या कहती है कि हम इन दोनों का भाग पहले करें, तो 12 भाग 6 हमने ये किया। चलिए, 12 में 6 का भाग दिया, कितनी बार, 2, 2 में 2 का भाग दिया 1 बार, ये तो है इसका आंसर। अब इसका हम क्या करते हैं, सहचारिता के अंतर्गत हम पहले इसको करते हैं, 6 और ये 2, इसका भाग हम अगर पहले करें, किसका, इनका, तो अब क्या फर्क पड़ेगा, 12 भाग 6 में 2 का भाग दिया, कितनी बार, 3 बार, और 12 में 3 का भाग दिया, कितने आ गए, 4। तो भाग की जो संक्रिया है उसमें भी ये नियम लागू नहीं हो सकता। यानी कहने का तात्पर्य, हम जोड़ और गुणा में कोई भी क्रम विनिमय कर सकते हैं या सहचारिता भी कर सकते हैं, लेकिन घटाने में और भाग की जो संक्रिया है उसमें हम ये नियम लागू नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया। फिर भी अगर आपको समस्या आ रही हो इसमें, या कुछ अलग कई शब्द आपको कई बुक्स में मिल जाए, तो आप कमेंट्स जरूर करें, तो मैं आपको उसके समस्या का आपका समाधान कर दूंगा। ठीक है, तीसरा जो इसका जो गुणधर्म है, अब उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम प्रश्नावली 3.2 को हम पूरा हल करेंगे। ए का गुणा बी से, फिर ये प्लस का निशान, और ए का गुणा सी से। हम इस तरह से बंटन में अलग अलग करके भी हम इनके गुणा करके आंसर ला सकते हैं। ठीक है, ये पहला नियम है। दूसरा, अगर इसकी जगह बीच में माइनस हो तो भी इसी तरह से, जैसे बी और सी इनके बीच में क्या है, माइनस, तो क्या करना है, वही पहले ए का तो बी से गुणा कर दें, और माइनस लगा के हम ए का सी से गुणा भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे जो ज़्यादातर प्रश्न जो आते हैं वो किस तरह से आता है,
इस क्रम में तो दिए हुए आते हैं और हम इसको सरल करके इस रूप में करते हैं। एक एग्जांपल से आपको मैं समझाऊं, जैसे अगर कहीं ये लिखा हुआ है एक बहुत बड़ी संख्या है जैसे ये, और इसका गुणा करना है ये, ठीक है, 14,735 का गुणा हमें 98 से करना है, और दूसरा जो करना उसके साथ में उसमें जोड़ने हैं हमें 14,735 गुणा 2 करके हमें जोड़ना है। इस तरह के जो प्रश्न हैं वो आपको कंपटीशन एग्जाम में इस तरह से जरूर मिलेंगे कि हमें बड़ी संख्या के पहले इससे गुणा करना है, फिर इसका गुणा। अब अगर हमें ये गुणधर्म अगर मालूम नहीं हो तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, उसके बाद में इन दोनों का गुणा करेंगे, और फिर उन दोनों के जो आंसर आएंगे उनको हम प्लस करेंगे, तो काफ़ी अधिक समय जाएगा। इससे बढ़िया हम क्या करेंगे, ये जो गुणधर्म है कौन सा, ये जब हमें कहीं भी दो संख्या जोड़नी है और उनको पहले हमें गुणा करना है, और उसमें अगर एक चीज़ हमें कॉमन दिखे, जैसे यहाँ पर ए कॉमन है, इसी तरह इसमें देखिए आप 14,735 14,735 दोनों जगह कॉमन है, यानी हमें 14,735 का 98 से भी गुणा करना है और 14,735 का हमें 2 से भी गुणा करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 14,735 है उसको हम क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे, जहाँ ये जिस यहाँ पर कॉमन लिया उस तरह से, और हम ये सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ क्या बचे 98 और यहाँ पर क्या बचा 2, तो हम पहले इनकी जोड़ कर देंगे 14,735 और ये कितने हो गए 100, और 100 का गुणा करना तो बहुत ही आसान है, 14,735 ये 2 जीरो लगा दो, ये हो गया इसका आंसर है। नहीं 2 जीरो हम ऐसे लिख देंगे और ये जो एक बचा है इस एक का इससे गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो बिना हमें लंबी गुणा की प्रक्रिया करिए हम इस प्रश्न को इस तरह से कर सकते हैं। तो ये जो बंटन गुणधर्म जो है ये हमारे बहुत अधिक इस प्रश्नावली में काम आएगा। यानी 3.2 में जो है उसमें अधिकतर प्रश्न इसी तरह से दिए, या तो इस तरह से दिए जहाँ हमको टुकड़े करके हम इसे गुणा करके आसान करेंगे, और यहाँ ये जो इस तरह से दिया हुआ है तो उसको अपन छोटा करके इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये जो 2 नियम है इन नियमों का आप अच्छी तरह से एक बार दिमाग में फिट कर ले, ठीक है। उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं प्रश्नावली 3.2 की। 3.2 में जो प्रश्न है वो इन्हीं पे आधारित है जो अपन ने अभी देखे हैं। सबसे पहला जो हमने गुणधर्म देखा था कौन सा देखा था, क्रम विनिमय का गुणधर्म। अब क्रम विनिमय का हम उपयोग कहाँ करेंगे, देखिए जैसे पहला जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें हमें ये करना है, इसको उपयुक्त क्रम में लगाकर इनको जोड़ करो। यानी जब भी हमें जोड़ करनी हो या योग करना हो उस समय हम क्या करेंगे, जैसे मुझे इन 3 संख्याओं का योग करना है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रम बदलने की जरूरत कहाँ पड़ती है। जैसे अगर मैं चाहूँ पहले हम अगर लाइन सर करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कर सकते हैं। जैसे पहले 85 में मैं 186 जोड़ूँ और फिर उसमें 15 जोड़ूँ, और इससे बढ़िया अगर मुझे ये दिखता है जैसे मैं 85 और 15 को अगर पहले जोड़ दूँ तो शायद प्रश्न ज़्यादा सरल हो सकता है। क्यों हो सकता है कि 85 और 15 जोड़े कितने हो गए, ये 100, और उसमें 186 जोड़े तो बहुत ही आसान है 286। यानी क्रम विनिमय तब इनको हम जानते हैं गुणा में और जोड़ में हम क्रम विनिमय लागू कर सकते हैं, तो हमें कोई समस्या नहीं होती इस तरह से प्रश्न करने में। दूसरा जो प्रश्न है उसमें भी इसी तरह देखें 175 है, फिर 96 है, फिर 25 है। तो अब यहाँ पर हम अगर इसको इसी क्रम में करें तो शायद ज़्यादा समय लगेगा। इससे बढ़िया क्या करें, हम पहले इन दोनों को अगर जोड़ें 175 को और 25 को तो कितने हो जाएंगे 200, और फिर उसमें हम 96 जोड़ें तो बहुत ही आसान है, बिना हम पेन का उपयोग किए हुए इसके आंसर लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न वो भी इसी तरह से है, जैसे 65 है, 75 है और 35, इन तीनों को जोड़ना है। तो सबसे पहले यहाँ हमें दिख रहा है कि 65 और 35 इन दोनों को अगर पहले जोड़ दे तो कितने हो जाएंगे, ये 100, और फिर उसमें हमें 75 जोड़ने तो हो जाएंगे 175। यानी क्रम विनिमय जो गुणधर्म है वो यहीं पे लागू है। ऐसे जो प्रश्न हैं जहाँ पर हम संख्याओं को जोड़ करनी है या गुणा करने हैं तो हम किसी भी पद को आगे या पीछे करके प्रश्नों को आसान बनाकर हल कर सकते हैं। चौथा जो प्रश्न है उसमें भी यही है, देखिए 55 है, 86 दिए हुए और 45 दिए हुए। तो 55 और ये 45 इनको हमें पहले जोड़ दिए, कितने हो गए 100, फिर हम इसमें 86 जोड़ देंगे, ये हो गए 186। तो ये जो है ये है जोड़ का क्रम विनिमय। अब इसी तरह से दूसरा जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें हमें गुणा वाले जो है उन प्रश्नों में हमें इसी तरह से क्रम विनिमय नियम लागू करना है। तो इसमें जो प्रश्न दिया है जिसे हमें गुणा करना है 4, 125 का और 25 का, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 और 25 का गुणा कर देंगे, कितने हो गए 25 का 4 से गुणा कर दिया 100, और 100 का गुणा 125 से करना बहुत ही आसान है। पहले 2 जीरो लगा दिए और फिर एक का 125 से गुणा कर दिया, ये 125, बहुत आसान। दूसरा प्रश्न इसी तरह से, इसमें भी देखिए 8 है, 158 है और 125 है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 8 का और 125 का गुणा कर देंगे, 8 और 125 का गुणा कितने हो जाएंगे 1000, और फिर उसका हम 158 से अगर गुणा करें तो बहुत ही आसान, ये 158 लिखे और कितने जीरो है 3 जीरो, ये हमारा प्रश्न कंप्लीट हो गया।
तीसरा जो प्रश्न है वो भी इसी तरह से, जिसमें हमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम 4 और 25 का गुणा कर देंगे। 4 और 25 का गुणा कितने हो गए, 100, और फिर उसको हम 85 से गुणा करें तो ये हो गए 8, 5 और ये डबल 0। ओके, लास्ट जो प्रश्न है उसमें वही 8 और 125, इसका गुणा हम पहले कर सकते हैं, तो वही कितने मिलेंगे हमें, 1000, और फिर उसका हम 20 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर पहले हम 0 गिन लेते हैं, 1, 2, 3 और 4, ये 4 0 हम लगाते हैं, और ये 2 का 1 से गुणा कर दिया, 2 एकम 2। तीसरा जो प्रश्न दिया हुआ है जिसमें हमें मान ज्ञात करने हैं, और ये जो प्रश्न है ये है बंटन गुणधर्म पर आधारित। यही प्रश्न हमें परीक्षा में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे पहला जो प्रश्न है उसमें ये दिया हुआ है 185 गुणा 25 प्लस 185 गुणा 75। तो मैंने एक एग्जाम्पल में आपको अभी बताया था, उसी तरह से हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर इस पद में और इस पद में दोनों जगह में गुणा करने हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले जो कॉमन जो दिखता है हमें 185 दोनों जगह कॉमन है, तो हम इस कॉमन को पहले बाहर लिख देंगे, 185 को लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ क्या बचा हमारा 25 और ये प्लस इधर क्या बचे 75। तो हम क्या करेंगे, पहले इनकी जोड़ कर देंगे, 185 और 75 इनको जोड़ दे कितने हो गए, ये 100, और 100 का गुणा बहुत ही आसान, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था। तो ये इसका बिना हमें लंबी जोड़ और गुणा की प्रक्रिया की हम इसको हल किया। दूसरा प्रश्न वो भी इसी तरह से देखिए, तो एक तो हमें 4 और 18 का गुणा करना है, दूसरा 4 और 12 का गुणा करना है, फिर इनकी जोड़ करनी है। तो यहाँ पर हमें कॉमन क्या दिख रहा है, 4, तो 4 को हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचा 18 और यहाँ बच गए 12। तो क्या करेंगे हम, 4 × 18 और 12 को जोड़ दिए, कितने हो गए 30, और ये हो गए 120। ओके, तीसरा जो प्रश्न है वो थोड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल वैसा ही है जैसा ऊपर जो हमने हल किए वही। देखिए इनको, इसमें भी क्या है 54,289 × 92 प्लस 8 × 54,289। अब गुणा में यहाँ आगे पीछे लिखा हुआ है, लेकिन हम जानते हैं गुणा में तो क्रम विनिमय लागू होता है, तो इसका आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो क्या करना है, ये जो है दोनों जगह में जो कॉमन जो चीज़ दिख रही है इसको हम ले लेंगे कॉमन, 54,289। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ तो बच गए 92 प्लस यहाँ क्या बचा 8, इनकी हम पहले जोड़ कर देंगे। तो ये 54,279 इंटू ये कितने हो गए 100, और ये 100 का गुणा कर दिया 54,289 और ये डबल 0। ओके, इस तरह से लास्ट जो है उसको भी क्या करेंगे, देखिए यहाँ सीधा साधा दिख रहा है, 12 कॉमन है तो कॉमन ले लिए, ये बच गया 8 और इधर बच गए 2, कितने हो गए ये 12 × 10 कितने हो गए 120। तो हमें बंटन गुणधर्म की आवश्यकता जो ऐसे प्रश्नों में पड़ती है, यानी जहां पर हमें गुणा करने और जोड़ करने के बाद जो कॉमन जो दिखेगा उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से अलग कर देंगे। अब इस प्रश्नावली का जो अंतिम प्रश्न है उसके बारे में अपन एक बार नजर दौड़ाते हैं। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथे प्रश्न में भी हमें क्या करना है, गुणधर्म का प्रयोग करते हुए हमें इनके गुणा करने हैं। अब यहाँ पर गुणा कैसे करेंगे, वैसे अगर हम 185 का 106 से अगर गुणा करें तो भी हमारे आंसर आ सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, तो थोड़ा समय अधिक लगता है। अब इसको अगर अपन गुणधर्म से अगर करने की कोशिश करें तो क्या करेंगे, ये जो संख्या है, जो संख्या अपन को 100 के पास या 1000 के पास जो दिखती है, तो हम इसको 2 भागों में इसको बांट देंगे। क्या करना हमें, ये 185 और ये 106 जो है इसको हम क्या करेंगे, 100 को अलग कर देंगे और 6 को अलग कर देंगे। उससे क्या होगा, हमें बड़ा गुणा करना नहीं पड़ेगा। अब क्या कर, वही नियम, पहले हम 185 का गुणा किससे करेंगे, 100 से, फिर हम 185 का 6 से गुणा कर देंगे। तो पहले 100 से गुणा करना तो बहुत ही आसान है, ये 185 और ये डबल 0 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 185 का 6 से गुणा करके हम यहाँ जोड़ देंगे। ये हो गया 6 पंजे 30, हासिल के 3, 8 छंग 48 और 3 51, और ये हो गया 6 और 5 11। ठीक है, ये गुणा हो गया। अब हम इनकी जोड़ कर देंगे, 0 का 0, ये 1, ये 5 और 1 6, ये 8 और 1 9, और ये 19,610। यानी एक तो हम बहुत बड़ा गुणा करें, उसके बजाय हम अगर बंटन विधि से करें, जब इसको 2 भागों में विभक्त करके करें, तो इस तरह इस प्रश्न को एक बार वापस समझो। सबसे पहले क्या करना है, ये जो संख्या जो है जो 100 के आसपास है या 1000 के आसपास, इसको हम 2 भागों में बांट देंगे। क्या लिखा है, इसको हमने 100 प्लस 6। फिर हमने जो बंटन जो नियम देखा था, हमने अगर किसी एक संख्या को इस तरह से b प्लस c से करना तो क्या करना है, पहले a का तो b से गुणा पहली संख्या से, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो हम माइनस लगा देंगे, फिर a का गुणा किससे करना है, हमें
सी से, यानी पहली जो संख्या, इस संख्या का हमें दोनों से गुणा करेंगे और फिर इनको जोड़ देंगे। कब करेंगे? जब ये छोटे छोटे गुणा हो और जब इसका उल्टा दिया हुआ हो, जब गुणा में दिया हो तो हम इसको कॉमन करके के जो हमने पिछले प्रश्न में किया है। ठीक है, दूसरा जो प्रश्न है उसको भी हम करते हैं। तो यहाँ जैसे कितने लिखे 208, तो हम इसको क्या करेंगे 200 और ये 8, इन दोनों को हम कर देंगे अलग। अब इसका गुणा किससे करना है 185 से, तो 185 से वही पहले तो 185 का किससे करेंगे 200 से, और 185 का कर देंगे 8 से, और फिर दोनों को हम जोड़ देंगे। यही तरीका तीसरे प्रश्न में भी, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये 102 जो है इसको हम क्या करेंगे 100 + 2 इस तरह से अलग कर देंगे, और फिर इसका हम क्या करेंगे 54 से गुणा करेंगे। 54 का पहले 100 से गुणा हो जाएगा, फिर 54 का 2 से गुणा हो जाएगा, फिर दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, यही जो प्रश्न है चौथा है, सेम टू सेम है। उसमें भी क्या है, ये 158 और ये 1008 है, तो इसको हम क्या करेंगे 1000 अलग कर देंगे और 8 को अलग कर देंगे। तो पहले इन दोनों का गुणा हो जाएगा और फिर इसका 8 से गुणा करके हम जोड़ देंगे। तो ये जो प्रश्न है, अब हमारे जो कंपटीशन में जो आएंगे उनको हमें बिल्कुल इस तरह से पूरा हल करने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। तो पहले हम जो बेसिक जो प्रश्न लिए, तो अगले जो वीडियो होगा उस वीडियो में मैं आपको इस पर ही आधारित जो प्रश्न जो होंगे जो हमारे कंपटीशन में आएंगे, क्योंकि हमें इतने बड़े उसमें गुणा करने नहीं पड़ेंगे, वहाँ तो हमें इनका उपयोग करते हुए हमें बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही जल्दी से जल्दी हमको आंसर निकालने पड़ेंगे। लेकिन उनको करने से पहले हमें ये एक बेसिक जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि अगर मैं वीडियो में डायरेक्ट ही आपको वो प्रश्न बताना शुरू कर दूं तो शायद आपके दिमाग में यही नहीं रहेगा कि सर ने इतने बहुत जल्दी कैसे कर दिए, या पता नहीं कौन सा गुणा कर दिया या क्या माइनस कर दिए। तो ये बेसिक एक बार हमारे पास होंगे तो हम जो प्रश्नों को है बहुत ही जल्दी कर पाओगे, और जब मैं आप वो प्रश्न करवाऊंगा तब आपको बिल्कुल भी उसमें समस्या नहीं आएगी, क्योंकि हमारे दिमाग केवल ये तीन चीज के भी नहीं, केवल हमें जो बंटन गुणधर्म जो है इसका हमें अधिक उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरीके से हल करें। फिर भी अगर कोई समस्या आए तो जैसे मैंने पहले भी कहा है, आपका कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, ताकि जो दूसरे जो भी भाई जो हैं, जो बहनें जो हैं वो तैयारी कर रही है तो उनको भी बहुत ही अच्छी हेल्प मिल सके।